बाद सरकार तीसरी लहर से निपटने की तैयारी कर रही है। गांव-गांव में भी स्वास्थ्य सुविधाएं दुरुस्त की जा रही है। इसी बीच दौसा से एक हैरान करने वाली रिपोर्ट आई है। कुर्सियों पर जाले, बेकार पड़े बिस्तर, जंग खा रहे उपकरण और रद्दी में तब्दील कागजात। जिधर से देखोगे उधर से बेहाली ही बेहाली नजर आएगी। इस अस्पताल की केवल और केवल बीमारी ही नजर आएगी। ऐसे में मरीजों के मरहम की बात करें तो वो सिर्फ बेईमानी कहलाएगी। अस्पताल की हैरान परेशान करने वाली ये तस्वीरें दौसा से आई हैं। गडोरा गांव के उप स्वास्थ्य केंद्र की ये स्याह सच्चाई झकझोर देने वाली है। तस्वीरें चीख चीख कर बता रही हैं कि इस अस्पताल में पिछले कई सालों से कोई नहीं आया है। यहाँ किसी का इलाज नहीं हुआ है। कई बार हमने विरोध भी किया है, कई बार शिकायत भी की है, भाई हमारे यहाँ एएनएम जेएनएम का पोस्ट खाली है। लापरवाही और बदहाली का आलम ऐसा है कि गडोरा गांव के उप स्वास्थ्य केंद्र में पिछले 5 सालों से ना कोई नर्स आई और ना ही कोई चिकित्सा कर्मी, जिसकी वजह से 6000 लोग इलाज के लिए 10 किलोमीटर दूर जाते हैं। लाखों के उपकरण और फर्नीचर धूल फांक रहे हैं। गांव वालों की शिकायत की पड़ताल के लिए जब न्यूज 18 राजस्थान के संवाददाता आशीष शर्मा ने अस्पताल का रजिस्टर चेक किया तो उसमें यहां अंतिम एंट्री वर्ष 2013 निकली, यानी 8 सालों से इस अस्पताल से किसी को कोई मेडिसिन नहीं दी गई। कई बार भी उसके बारे में शिकायतें तो वो करवा दी, लेकिन उसकी कोई सुनवाई आज तक भी नहीं हुई है। हमारे रिपोर्टर आशीष शर्मा ने जब दौसा सीएमएचओ को अस्पताल की बदहाली बताई तो उन्हें भरोसा ही नहीं हुआ। वो तो अस्पताल की बीमारी से जैसे बेखबर थे, लेकिन बात सच थी, इसलिए आश्वासन देना उनकी मजबूरी बन गई। मेरी जानकारी में ऐसा तो नहीं है कि वहाँ, अरे अभी हमें एएनएम की भर्ती की है, अगर पोस्ट वैकेंट होगी वहाँ पर किसी को नहीं लगाया तो गडोरा में नोट कर लेता हूँ, वहाँ लगा देंगे। चिकित्सा सेवाओं को मजबूत करने के लिए गहलोत सरकार एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, लेकिन चंद लापरवाह सरकार के सरोकार पर पानी फेर रहे हैं। न्यूज 18 राजस्थान की सरोकारी पत्रकारिता ने भले ही जिम्मेदारों को इस मसले पर मुस्तैद कर दिया हो, लेकिन लाख टके का सवाल अब भी बाकी है। 8 साल तक जिम्मेदारों ने इस अस्पताल की सुध क्यों नहीं ली? चिकित्सा महकमे के आला अफसरों से बात की तो उन्होंने कहा कि अब इस अस्पताल में कर्मचारी लगा दिए जाएंगे, लेकिन बड़ा सवाल ये कि 8 साल से इस अस्पताल में कर्मचारी क्यों नहीं आए? कोरोना काल में इन ग्रामीणों के साथ आखिर क्या बीती होगी? आशीष शर्मा, न्यूज 18, दौसा। सीबीएसई के बाद राजस्थान बोर्ड की परीक्षाओं पर छाई दुविधा खत्म हो गई है। छात्र हित में गहलोत सरकार ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी है, लेकिन फिर भी छात्र टेंशन में हैं। आखिर क्यों? ये रिपोर्ट देखिए। भविष्य पर लटक रही थी तलवार। सरकार ने सुनी छात्रों की पुकार, खत्म हुई परीक्षा की टेंशन, अब रिजल्ट का इंतजार। 12वीं के बोर्ड की टेंशन, नतीजों का बेसब्री से इंतजार, फिर कॉलेज में एडमिशन के लिए भाग दौड़ और ऊंची ऊंची कट ऑफ लिस्ट। हर साल दिखने वाला ये माहौल इस बार कुछ अलग ही होगा। इस बार ना तो बोर्ड की परीक्षाएं हैं और ना ही उस तरह की भागम भाग, क्योंकि अब प्रदेश में भी 12वीं के बोर्ड की परीक्षाएं रद्द हो चुकी हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं कैंसिल की जाती हैं और जो माध्यमिक शिक्षा निदेशक और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के और शिक्षा विभाग के अधिकारी मिलकर के 10वीं और 12वीं के बच्चों की मार्किंग कैसे होगी इसके बारे में जल्दी ही तय करेंगे। पहले खूब मंथन हुआ और फिर उम्मीद के मुताबिक प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने राजस्थान बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं रद्द करने की खबर दी। प्रदेश सरकार ने 21 लाख छात्रों को राहत दी है।
अब मार्किंग सिस्टम तय किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक, बोर्ड के अधिकारी और शिक्षा विभाग के अधिकारी मार्किंग सिस्टम तय करेंगे, जिसके बाद छात्रों को प्रमोट कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि प्रियंका गांधी ने भी सभी राज्यों से छात्र हित में परीक्षाएं रद्द करने का अनुरोध किया था और अब परीक्षा कैंसिल कर गहलोत सरकार ने बीजेपी के हमलावर रुख की भी हवा निकाल दी है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के और शिक्षा विभाग के अधिकारी मिलकर के 10वीं और 12वीं के बच्चों की मार्किंग कैसे होगी इसके बारे में जल्दी ही तय करेंगे और जो शैक्षणिक सत्र है वो 7 जून से शुरू होगा। जितने प्रतिशत लॉकडाउन खुला है उसी हिसाब से टीचर्स को बुलाए जाएंगे। खास बात यह है कि मार्किंग सिस्टम से असहमत छात्रों के लिए कोरोना खत्म होने पर परीक्षा देने के विकल्प पर भी विचार किया जा सकता है। 7 जून से शैक्षणिक सत्र भी शुरू हो रहा है। मतलब सरकार ने 10वीं और 12वीं बोर्ड के छात्रों को पूरी तरह से संतुष्ट करने की कोशिश की है। परीक्षाएं कैंसिल की गई हैं, नहीं होंगी। क्या पैटर्न कुछ डिसाइड, कुछ फॉर्मूले पे बात हुई है सर? क्या नहीं, वो फार्मूले पे यहाँ पे बात नहीं, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट को तय करना है कि किस प्रकार से उन्होंने टेस्ट लिए हैं, हाफ ईयरली एग्जाम्स ली है, 10वीं के क्या मार्क्स हैं, 11वीं में उसकी क्या परफॉर्मेंस है। वहीं परीक्षा कैंसिल को लेकर अभिभावक इसे देर आए दुरुस्त करार दे रहे हैं, तो वहीं छात्र भी दो राय जाहिर कर रहे हैं। ये डिसीजन बिल्कुल सही है सर, जितना हो सके गवर्नमेंट सही कर रही है, क्योंकि एक्चुअली बच्चों की पढ़ाई का लोड भी ज़्यादा नहीं है। ठीक ही है, बस हमें कॉलेज मिल जाए, अच्छा से अच्छा कॉलेज मिल जाए ताकि हम आगे की पढ़ाई कर पाए, अपनी आगे की पढ़ाई कंटिन्यूटी कर पाए। फिलहाल 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को लेकर बनी कश्मकश जरूर खत्म हो गई है, लेकिन इसके साथ ही उच्च शिक्षा में प्रवेश की शंकाएं भी पैदा हो गई हैं। अभी तक उच्च शिक्षा में अलग अलग कोर्सेज में 2 तरह से प्रवेश मिलता है, एक कट ऑफ के आधार पर यानी 12वीं के अंकों के आधार पर और दूसरा पेशेवर कोर्सेज में प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर। परीक्षा की टेंशन तो खत्म हो गई, अब आगे क्या होगा छात्रों को इसकी चिंता सताने लगी है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से दिनेश शर्मा की रिपोर्ट। राज्य सरकार के 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं रद्द किए जाने के बाद श्रीगंगानगर में भी लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। सरकार के इस फैसले का जिले में न सिर्फ अभिभावक बल्कि छात्र भी खुलकर समर्थन कर रहे हैं। उनका कहना है कि कोरोना काल की वजह से परीक्षाएं कराना थोड़ा अव्यवहारिक था। पेरेंट्स भी कोरोना की तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए सरकार के फैसले का स्वागत कर रहे हैं। वहीं अभिभावक अब जल्द ही 10वीं और 12वीं की परीक्षा के नतीजे घोषित करने के लिए आवश्यक नीति बनाने की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में ये जो कैबिनेट की बैठक हुई थी कल, तो उसमें हमारे बोर्ड परीक्षाओं के बारे में चर्चा हुई। तो उसमें हमारी 10वीं बोर्ड की परीक्षाओं को कैंसिल कर दिया गया है, 12वीं की बोर्ड की परीक्षाओं को कैंसिल कर दिया गया है। तो ये फैसला बिल्कुल मैं सही मानता हूँ, क्योंकि हेल्थ सबसे पहले है। अगर हेल्थ हमारी बिल्कुल सही रहेगी तो हम भविष्य में कुछ कर पाएंगे, अगर हेल्थ नहीं रहेगी तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि राज्य सरकार ने जो भी फैसला लिया है इस टाइम कोरोना काल के समय में बिल्कुल उचित लिया है। परीक्षा कराना जरूरी होता है, लेकिन स्थिति को भी देखा जाना चाहिए। इस कोरोना काल में बच्चे संक्रमित हो सकते थे, इसलिए राज्य सरकार ने जो भी कदम लिया है बिल्कुल उचित है। सीबीएसई के द्वारा तो पहले ही लिया जा चुका है, लेकिन अब राज्य सरकार ने जो कदम लिया है सोच समझकर वो बिल्कुल छात्रों के हित में लिया है। आइए आपको दिखाते हैं कि स्कॉर्पियो जो शोलों में तब्दील हो गई और सड़क पर ऐसे दौड़ रही है जैसे कोई फॉर्मूला 1 की रेस हो। सड़क पर कुछ भी हो सकता था। आखिर इस बर्निंग कार की इनसाइड स्टोरी क्या है, ये रिपोर्ट देखिए। सड़क पर बर्निंग स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो से निकलती चिंगारी, सड़क पर साक्षात मौत को दावत। सड़क पर फास्ट एंड फ्यूरियस, इस स्कॉर्पियो से चिंगारी निकल रही है, लेकिन फिर भी स्कॉर्पियो रुकने की बजाय स्पीड से दौड़ रही है। पहियों से निकल रही चिंगारियां
कभी भी इसे आग के गोले में तब्दील कर सकती हैं। लेकिन स्कॉर्पियो का ड्राइवर रुकने का नाम नहीं ले रहा। गाड़ी के 3 टायर फट चुके हैं, लेकिन स्कॉर्पियो के ड्राइवर को इसकी कोई फिक्र नहीं। वो तो जान जोखिम में जान मौत को चुनौती दे रहा है। आप यकीनन सोच रहे होंगे आखिर क्यों? तो बताएंगे आपको, लेकिन इस हैरान करने वाली तस्वीर को ध्यान से देख लीजिए। एक बाइक सवार इस स्कॉर्पियो का पीछा भी कर रहा है। उस पर बैठा शख्स इसका वीडियो भी बना रहा है। सड़क पर जिस किसी ने भी शोले उगलती इस स्कॉर्पियो को देखा वो दंग रह गया। चलिए अब पूरा मामला समझिए। बर्निंग स्कॉर्पियो की ये तस्वीरें भरतपुर की हैं। स्कॉर्पियो से तस्करी की जा रही थी। पुलिस स्कॉर्पियो का पीछा कर रही थी। स्कॉर्पियो के 3 टायर फट गए थे। इसके बावजूद स्कॉर्पियो कई किलोमीटर तक भागती रही। इस दौरान स्कॉर्पियो आग के शोले में तब्दील हो गई। हालांकि अचानक स्कॉर्पियो एक पेड़ से टकरा गई। गौ तस्कर बुरी तरह से जख्मी हो गए। गौ तस्कर अस्पताल में भर्ती हैं। पुलिस ने 3 गौवंश को मुक्त करवाया। इन गौ तस्करों के हौसले इतने बुलंद थे कि इन्होंने नाकेबंदी के दौरान स्कॉर्पियो को नहीं रोका। गौ तस्कर कामा और खोह थाना पुलिस की नाकाबंदी तोड़कर भाग निकले, जिसके बाद पुलिस ने इनका पीछा तब तक किया जब तक ये इनके शिकंजे में नहीं आ गए। हालांकि इन गौ तस्करों ने अपनी पूरी कोशिश की थी भागने की, लेकिन तारीफ करनी होगी यहाँ की पुलिस की, जिन्होंने जान पर खेलकर इन्हें पकड़ लिया और अब पुलिस जांच में जुट गई है। भरतपुर से न्यूज़ 18 के लिए दीपक पुरी की रिपोर्ट। बीएसएफ ने बीकानेर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान से भारत में हेरोइन की तस्करी का बड़ा भंडाफोड़ किया है। संभवतः अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए बीएसएफ ने 56 किलो 600 ग्राम हेरोइन बरामद की है, जिसकी कीमत करीब 300 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। यह हेरोइन पीवीसी पाइप में डालकर तारबंदी के उस पार से भारतीय सीमा में डाली गई थी। देर रात आंधी और तूफान के बीच बीएसएफ के जवानों ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। हालांकि पीवीसी पाइप को यहां तक पहुंचाने वाले पाकिस्तानी तस्कर बाद में भागने में सफल हो गए। बीएसएफ के डीआईजी पुष्पेंद्र सिंह ने बताया कि बीएसएफ के पास पहले से इस क्षेत्र का इनपुट था, जिस पर सभी लोग अलर्ट थे। एडवांस में आपको कुछ कह नहीं सकते बिकॉज इन्वेस्टिगेशन इज ऑन। जो फुटमार्क जो पगमार्क से तो ये पता चलता है कि 2 ही आदमी इधर आए थे इंडिया की तरफ से, जूतों के निशान से हमें पता चला है। लेकिन कहां से इन्होंने स्टार्ट किया, इनके साथ कितने लोग पीछे थे, उसके बारे में अभी तफ्तीश जारी। और मंत्रियों के हॉट टॉक वाले मामले पर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खचरियावास का बयान सामने आया। परिवहन मंत्री ने कहा है कि कई बार हॉट टॉक हो जाती है। हॉट टॉक अच्छे काम के लिए थी। दोनों नेताओं का आपस में अच्छे संबंध हैं। अच्छे काम को लेकर आपस में ये बात हुई है। दोनों ही चाहते थे कि ज्ञापन दिया जाए और पूरी कांग्रेस एकजुट है। तो कल जिस तरीके से गोविंद सिंह डोटासरा और शांति धारीवाल के बीच में मंत्रिपरिषद की बैठक के दौरान और उसके बाद में हॉट टॉक हुई, उसको लेकर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खचरियावास ने इस पूरे मामले को लेकर सफाई दी है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष और धारीवाल जी दोनों में बहुत अच्छे संबंध है। कई बार हॉट टॉक्स हो जाती है, लेकिन हॉट टॉक्स अच्छे काम को लेकर थी। वो भी कह रहे थे कि हमें विरोध करना है, फ्री वैक्सीन दिलवानी है, डोटासरा जी ने कहा, और धारीवाल जी भी कह रहे थे फ्री वैक्सीन दिलानी है। दोनों की बात एक ही थी और कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, हॉट टॉक्स हो गई, लेकिन वो बात वहीं खत्म हो गई। राजस्थान का हर मंत्री, हर विधायक, हर कांग्रेस का कार्यकर्ता एक है। यही असली डेमोक्रेसी है कि एक दूसरे से वाद विवाद होता है,
इसी को लोकतंत्र कहते हैं। इसको पॉजिटिव वे में सोचना चाहिए। और फोन टेपिंग मामले में बड़ी अपडेट सामने आ रही है। सीएम गहलोत के ओएसडी को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने लोकेश शर्मा को यह राहत दी है। राजस्थान दिल्ली पुलिस दाखिल करे स्टेटस रिपोर्ट, 2 हफ्ते में दायर करे रिपोर्ट, ये दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है। कोर्ट ने गजेंद्र सिंह शेखावत से भी जवाब मांगा है। मामले की जांच जब राजस्थान में चल रही है तो दिल्ली में एफआईआर दर्ज क्यों की गई? 6 अगस्त को इस पूरे मामले की अगली सुनवाई होगी। मामले की सुनवाई के दौरान शर्मा के वकील सिद्धार्थ अग्रवाल ने कहा कि इस मामले की जांच जब राजस्थान में चल रही है तो दिल्ली में एफआईआर क्यों दर्ज करवाई गई थी? तो दिल्ली हाईकोर्ट से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा को बड़ी राहत यहां पर मिलती हुई दिखी है। हम लोग कर लेते हैं सुशील पांडे का, दिल्ली से हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए। सुशील, क्या कुछ ताजा अपडेट है इस पूरे मामले में? सुशील, इस पूरे मामले में क्या कुछ नई अपडेट है? साफ तौर से जो अपडेट है उसमें यही है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर जो लोकेश शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज था, इस एफआईआर पर फिलहाल हाईकोर्ट ने लोकेश शर्मा को एक बड़ी राहत दी है। और साफ तौर से हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि जो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है उसको लेकर कोई कार्रवाई कोर्ट के अगले आदेश तक नहीं जारी किया जाएगा, यानी कि कोई भी कार्रवाई दिल्ली पुलिस के द्वारा नहीं की जाएगी। इस पूरी प्रकरण पर फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को गजेंद्र सिंह शेखावत को नोटिस जारी किया है। 6 अगस्त को इस पूरे मामले की अगली जो सुनवाई है वो होगी। दोनों जो पक्षकार इस मामले में है यानी कि दिल्ली पुलिस और गजेंद्र सिंह शेखावत, उन दोनों लोगों को इस पूरी याचिका पर अपना जवाब दाखिल करना है 6 अगस्त से पहले। कोर्ट ने यह भी कहा है कि राजस्थान और दिल्ली पुलिस इस मामले में अपनी जो स्टेटस रिपोर्ट है वो भी दाखिल करे, यानी कि जांच अभी तक कहां पहुंची, जांच की स्थिति क्या है, इसको लेकर भी एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए फिलहाल कहा गया है। जी चलिए सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी दिल्ली से सुशील पांडे जुड़े हुए थे जो बता रहे थे कि ओएसडी लोकेश शर्मा को एक बड़ी राहत यहां पर दिल्ली हाईकोर्ट से मिलती हुई दिखी है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।